गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने जो 9th क्लास का चैप्टर नंबर 6 अध्याय नंबर 6 चल रहा है, उसी के आगे पढ़ेंगे अपन। अध्याय नंबर 6 उत्तक। टिश्यू पढ़ रहे थे अपन, इसी के संदर्भ में आगे पढ़ेंगे अब अपन आगे। तो उत्तक के अंदर अपन ने आपके जो चैप्टर है इसके अंदर पादप उत्तक के संदर्भ में कंप्लीट कर लिया है ना। आज अपन जंतु उत्तक कंप्लीट पढ़ेंगे। देखो उत्तक को अपन पहले तो उत्तक कहते किसे, ये तो अपन पढ़ चुके हैं, चैप्टर पढ़ रहे हैं तो है ना। कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है। इसके अंदर अपन ने दो प्रकार के उत्तक पढ़े थे। एक तो था आपके पादप उत्तक, दूसरा था आपके जंतु उत्तक। ठीक है, पादप उत्तक और जंतु उत्तक इसके अंदर अपन पढ़ रहे थे। तो पादप उत्तक आपके कंप्लीट हो चुका है। पादप उत्तक के जो भी भाग थे, दो भाग थे, विभज्योतक और आपके दूसरा कौन सा था? स्थायी उत्तक। पहला था आपके विभज्योतक जो अपन ने कंप्लीट कर लिया, कल बता दिया था मैंने वापस एक बार आपको। और दूसरा था आपके स्थायी उत्तक। विभज्योतक के 3 भाग पढ़ लिए, स्थायी उत्तक के 2 भाग पढ़े अपन ने, सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक। और फिर सरल स्थायी उत्तक के 3 भाग पढ़े, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है ना। और फिर उसके बाद में स्थायी उत्तक, जटिल स्थायी उत्तक के भी 2 भाग पढ़े, फ्लोएम एवं जाइलम, जो पिछली क्लास में आपके कंप्लीट हो गए थे। कौन से? जाइलम एवं फ्लोएम, ये पिछली क्लास में कंप्लीट हो चुके थे आपके। ठीक है, जाइलम एवं फ्लोएम ये अपन ने पढ़ लिया। जाइलम जो जल एवं खनिज लवणों का क्या करते हैं? परिवहन करते हैं। जल एवं खनिज लवणों का, जल एवं खनिज लवणों का परिवहन करते हैं, वो तो आपके जाइलम। और फ्लोएम वे होते हैं जो आपके भोजन का परिवहन करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके फ्लोएम। इनके भी 4 भाग पढ़ लिए अपन ने कंप्लीट पिछली क्लास तक। तो आपके इस चैप्टर में से जो आपके 2 प्रकार के उत्तक थे उसमें से पादप उत्तक कंप्लीट हो चुका है। आज अपन शुरू करेंगे अपने जंतु उत्तक। ठीक है ना। तो पादप उत्तक जो पादपों के अंदर कोशिकाओं का समूह, वो पादप उत्तक है। मतलब पेड़ पौधों के अंदर से जो कौन कौन सी कोशिकाएं होती है, उनका क्या क्या कार्य है और कौन कौन से उत्तक पाए जाते हैं पेड़ पौधों के अंदर, उनके बारे में पूरा पढ़ लिया अपन ने। उत्तकों का क्या कार्य होता है ना। जैसे अपन पानी डालते हैं जड़ों के अंदर तो वो पत्तियों तक कैसे पहुंचता है, वो इन जाइलम एवं फ्लोएम मिलकर क्या बनाते हैं? आपके संवहन बंडल बनाते हैं। उस बंडल के द्वारा क्या होता है? आपके जो जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण होता है। और पत्तियां जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, किस क्रिया के द्वारा? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस है ना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो भोजन बनाती है, उस भोजन का परिवहन कौन करता है? आपके फ्लोएम करता है। सॉरी। तो ये फ्लोएम, जाइलम एवं फ्लोएम दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? आपके संवहन बंडल, वेस्कुलर बंडल बनाते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है? आपके पादप के अंदर ये पेड़ पौधे एवं जल एवं भोजन का परिवहन होता है पादप के विभिन्न भागों तक। तो ये तो अपन ने पिछली क्लास तक कंप्लीट पढ़ लिया था। आज अपन शुरू कर लें अपने जंतु उत्तक। ठीक है, तो आप शुरू करते हैं जंतु उत्तक के अंदर। सबसे पहले हेडिंग लगा लो, जंतु उत्तक। देखो जंतु उत्तक। जंतु उत्तक एनिमल टिश्यू, जिसके अंदर अपन पढ़ रहे हैं अपने एनिमल टिश्यू। इसके अंदर अपन पढ़ रहे थे जंतु उत्तक के संदर्भ में कि जंतु उत्तक को कितने भागों में बांट सकते हैं अपन। इसके पहले तो इसका प्रकार देख लेते हैं, फिर एक एक के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो मैं आपको बनाकर बता दे रहा हूँ। जंतु उत्तक, पादप उत्तक तो अपने पढ़ लिया। जंतु उत्तक के क्या है? लगभग 4 भाग हैं। 4 प्रकार के अपन जंतु उत्तक पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले तो है आपके एपिथीलियमी उत्तक। एपिथीलियमी उत्तक पहला हो गया आपके एपिथीलियमी उत्तक। इसके अलावा आपके दूसरा उत्तक है
जिसको अपन कहेंगे संयोजी ऊतक। क्या नाम है दूसरे का? संयोजी ऊतक। पहला ऊतक होगा एपिथेलियमी ऊतक, दूसरा हो जाएगा आपके संयोजी ऊतक, और तीसरे की बात करें अपन तो संयोजी ऊतक के बाद में आपके है पेशी ऊतक। पेशी ऊतक, और उसके बाद में आपके लास्ट है तंत्रिका ऊतक। तो ये 4 प्रकार के ऊतकों के बारे में अपन चर्चा करेंगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है ना। 4 प्रकार के ऊतकों के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर आपके सबसे पहले अपन शुरू करेंगे आपके एपिथेलियमी ऊतक। आगे बात समझ में, जैसे अपन ने पादप ऊतक के अंदर 2 भागों में बांट कर पढ़ा था ना पादप ऊतक को, कौन कौन से थे आपके? विभोज्यतक और स्थायी ऊतक। उसी प्रकार ये जंतु ऊतक 4 प्रकार के हैं आपके जंतु ऊतक, जिसके अंदर अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले जंतु ऊतक का एपिथेलियमी ऊतक 1 नंबर पढ़ेंगे, फिर 2 नंबर पर संयोजी ऊतक पढ़ेंगे, 3 नंबर पर पेशी ऊतक पढ़ेंगे, और 4 नंबर पर तंत्रिका ऊतक पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन इनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो एपिथेलियमी, संयोजी, पेशी और तंत्रिका ऊतक के बाद में आज अपन शुरू कर लेते हैं। इसके अंदर आपके एपिथेलियमी ऊतक पहले तो जंतु ऊतक होते क्या हैं इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद में है क्या होता है आपके एपिथेलियमी ऊतक के बारे में चर्चा करेंगे। तो जंतु ऊतक, आगे बात समझ में, अपन एक एक के बारे में चर्चा करेंगे, चारों चीज़ों के बारे में। मिटा दूँ ये चीज़। तो एपिथेलियमी, सबसे पहले जंतु ऊतक। जंतु ऊतक अपने अंदर क्या है? जंतुओं के अंदर, जैसे अपन मनुष्य है ना, एनिमल के पेड़ पौधे अलग पार्ट हो गया। अब जंतुओं के अंदर जैसे सभी प्रकार के जानवर हैं, और सभी प्रकार के ये अपन मनुष्य हैं, जानवर हैं, इन सब के अंदर जंतुओं के अंदर क्या पाई जाती है आपके? कुछ कोशिकाएं होती है जो जुड़कर क्या करती है, जैसे अपने अंदर पेशी कोशिकाएं होती है, मांसपेशियां होती है ना, अपने हड्डियों के चारों तरफ जो मांसपेशियां होती है उनके अंदर पेशी कोशिकाएं पाई जाती है। जैसे अपने अंदर पाया जाता है रक्त, पाया जाता है, क्या है? रक्त होता है, ब्लड। ये भी क्या है? एक प्रकार का रक्त, क्या है? एक ऊतक है। आई बात समझ में? जैसे अपन 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा रक्त को कितने भागों में बांट सकते हैं अपन। रक्त क्या है? एक संयोजी ऊतक है, इसके बारे में पढ़ेंगे अपन, संयोजी ऊतक पढ़ेंगे तब। आई बात समझ। जैसे पेशियाँ हैं, मांसपेशियाँ हैं, वो क्या है? पेशी ऊतक है। तंत्रिका कोशिका है, वो तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर क्या है? तंत्रिका ऊतक। एपिथेलियम का मतलब है अपनी ऊपरी त्वचा, है ना, ऊपरी जो स्तर होता है, नलियों के ऊपर जो स्तर होता है वो एपिथेलियम ऊतक के बने। जैसे अपनी त्वचा है, अपने मुंह के ऊपर है, आहार नली है, इनके अंदर जो एपिथेलियम मतलब ऊपरी त्वचा है वो एपिथेलियम ऊतक की बनी हुई है। जैसे अपन बात करें रक्त की, तो रक्त भी क्या है? एक संयोजी ऊतक है। ब्लड होता है ना अपने शरीर में, स्वस्थ मनुष्य में कितना 5 से 6 लीटर तक क्या पाया जाता है? रुधिर पाया जाता है। और रुधिर क्या होता है? 2 प्रकार का होता है, एक तो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा, और दूसरा होता है आपके कणिकाएँ। आई बात समझ। प्लाज्मा और कणिकाएँ, लगभग 55% भाग प्लाज्मा बनाता है आपके, है ना, 55% भाग तो प्लाज्मा बनाता है, और 45% भाग मिलकर आपके क्या बनाता है? ये कणिकाएँ। तो दोनों मिलकर क्या हो जाता है आपके? 100% रुधिर बनता है। ये अपन बेसिक चीज़ें हैं जो शुरू में 8th क्लास में पढ़ा है आपने, रक्त आपकी था 9th क्लास में। अब तो कणिकाएँ फिर आपके 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? RBC, रेड ब्लड सेल्स, WBC, वाइट ब्लड सेल्स, और तीसरी होती है आपके प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स मतलब बिंबाणु, ठीक है ना। तो ये सभी मिलकर ये क्या है? इसकी कोशिकाएं हैं, ये मिलकर क्या बनाती है? रक्त एक संयोजी ऊतक बनाती है। इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे संयोजी ऊतक के समय। जैसे अपन श्वास लेते हैं, आई बात समझ में, तो अपन कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? श्वास के संदर्भ में कौन सी? ऑक्सीजन गैस लेते हैं। कौन सी? ऑक्सीजन। वो कहाँ जाती है अपने अंदर? ऑक्सीजन गैस कहाँ जाएगी अपने अंदर? अपन जो श्वास किससे लेते हैं? नाक की सहायता से। नाक से अपने जो श्वास नली है उसके अंदर से होते हुए अपने फेफड़ों के अंदर जाती है। ट्रेकिया है ना, ट्रेकिया, इसके अंदर श्वास नली से होते हुए किस में जाएगी? फेफड़ों में। फेफड़ों में क्या लगी हुई अपने छोटी छोटी क्या होती है? केशिकाएँ पाई जाती है। और वो केशिकाएँ फिर कहाँ जाती? केशिकाओं के अंदर क्या होता है? अपने रक्त के अंदर से ऑक्सीजन और CO2 का क्या होता है आपके? आदान प्रदान होता है। मतलब वो केशिकाएं अपने शरीर में से जो CO2 होता है उसको वापस लेके आती है
और ऑक्सीजन CO2 को तो छोड़ देती है और ऑक्सीजन वापस लेकर चली जाती है, तो वो कोशिकाएं होती है। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन का परिवहन कहाँ से होता है, फेफड़ों के अंदर से आदान प्रदान हो जाता है ऑक्सीजन और CO2। जैसे अपन क्या कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, और कौन सी छोड़ते हैं, CO2 क्या करते हैं अपन, छोड़ते हैं वापस, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो अपने अंदर सारे कार्य होते हैं, जो कोशिकाएं मिलकर क्या करती है, कार्य करती है। अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं मिलकर अलग अलग प्रकार के कार्य करती है ना। उसी प्रकार जैसे खूब सारी, जैसे अपने अपशिष्ट पदार्थ, ये तो अपन ने बात कर ली। उसी प्रकार जैसे अपन भोजन करते हैं, उसका पाचन होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उन पदार्थों को अपने जो पाचन की क्रिया के द्वारा बाहर निकाला जाता है, उनके अंदर भी खूब सारी कोशिकाएं कार्य करती है। उसी प्रकार जैसे अपने अंदर ये रक्त है, रक्त क्या कार्य करता है, ब्लड जो अपने ऑक्सीजन का परिवहन का कार्य करता है। जो अपन ऑक्सीजन लेते हैं वो रुधिर के साथ में घुलकर, रुधिर के अंदर कौन सा पाया जाता है, लाल रंग होता है, किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन क्या है, वर्णक है। तो इस हीमोग्लोबिन वर्णक के साथ में जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये ऑक्सीजन क्या करती है, जुड़कर क्या बनाएगी, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन दोनों जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन फिर क्या करता है, आपके अपने शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है बहुत तीव्र गति से, ऑक्सीजन को लेकर और हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़कर दोनों शरीर के विभिन्न भागों तक, जैसे अपन अंगुली है, पैर के अंगुष्ठ है, सब जगह तक अपने अंदर रुधिर का पूरे क्या होता है, आदान प्रदान होता रहता है पूरे दिन, है ना। 24 घंटे रुधिर गति करता रहता है अपने शरीर में। और रुधिर का कार्य क्या है, अपने अंदर जो तापमान नियंत्रण का कार्य करता है अपने शरीर का। तो इस प्रकार से ये खूब सारी कोशिकाएं मिलकर क्या करती है, उत्तकों का निर्माण करती है। और ये उत्तक अपने अंदर क्या करते हैं, विभिन्न कार्य करते हैं शरीर के अंदर। जैसे अपने अंदर यकृत है, किडनी तक उत्सर्जन पदार्थ को लेकर जाती है, जो त्यागना होता है उसको। तो इस प्रकार से जैसे रक्त क्या हो गया आपके, संयोजी उत्तक। उसी प्रकार जो पेशियाँ पाई जाती है अपने अंदर, पेशियाँ क्या है, वो क्या है, एक पेशी उत्तक है ना। तो ये तो क्या हो गया आपके संयोजी उत्तक, रक्त क्या हो गया, संयोजी उत्तक। पेशियाँ जो मांसपेशियाँ हैं वो क्या है, पेशीय उत्तक। उसी प्रकार जो अपनी त्वचा है, त्वचा के अंदर पाई जाने वाली कोशिकाएं कौन सी होती है आपके, जुड़कर कौन सा बनाती है, एपिथेलियमी उत्तक। जैसे तंत्रिका कोशिका है, वो तंत्रिकाएं मिलकर क्या बनाती है आपके, तंत्रिका उत्तक। तो इस प्रकार से अपन बात करेंगे इनके अंदर एक एक उत्तक के बारे में। तो आगे बात समझिए उत्तकों का क्या कार्य, खूब सारी कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती है और उत्तक अपने शरीर में विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। जैसे रक्त क्या है, एक उत्तक है, पेशियाँ क्या उत्तक है, त्वचा के अंदर पाई जाने वाली कोशिकाएं जुड़कर एपिथेलियम में उत्तक बनाती है, तंत्रिका कोशिकाएं मिलकर तंत्रिका उत्तक बनाती है। इस प्रकार से अपन चर्चा करेंगे एक एक उत्तक के बारे में। तो अब अपन शुरू करते हैं। नंबर फर्स्ट आपके एपिथेलियमी उत्तक। सबसे पहले अपने एपिथेलियमी उत्तक, एक नंबर। एपिथेलियमी उत्तक। अब एपिथेलियमी उत्तक कहाँ पाए जाते हैं अपने अंदर, तो ये अपने जंतु शरीर में, जंतु के शरीर में, जंतु के शरीर को ढकने, जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य सुरक्षा, एपिथेलियमी उत्तक शरीर में, शरीर को ढकने तथा बाह्य सुरक्षा या रक्षा प्रदान करते हैं, प्रदान करने वाले, प्रदान करने वाले उत्तक क्या कहलाते हैं आपके, एपिथेलियमी उत्तक हैं। तो जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य सुरक्षा प्रदान करने वाले उत्तक को अपन क्या कहेंगे, एपिथेलियमी उत्तक कहेंगे।
अगली बात समझ, एपिथेलियम उत्तक का क्या कार्य है आपके, जो अपने शरीर के ढकने की, जैसे जो अपनी त्वचा है, किसके द्वारा ढका हुआ अपना शरीर, त्वचा के द्वारा ढका हुआ, तो त्वचा के अंदर जो उत्तक कोशिकाएं मिलकर के उत्तक का निर्माण करती है, वो उत्तक कौन सा होता है आपके, एपिथेलियमी उत्तक होता है। ये ध्यान रखें आप, कौन सा उत्तक है ये, एपिथेलियमी उत्तक। एपिथेलियम अपने शरीर के अंदर बहुत से अंगों और गुहिकाओं को ढकते हैं, जो अपने अंदर खूब सारे टार्सल्स पाए जाते हैं, गुहिकाएं पाई जाती हैं, उनको ढकने का कार्य करती है। ये अपने विभिन्न प्रकार के तंत्रों में एक दूसरे को अलग करने के लिए अवरोध का भी निर्माण करती है, जैसे पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, परिसंचरण तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है, इनके अंदर अलग अलग प्रकार से अवरोध का निर्माण करती है। इसके अलावा अपने अंदर जैसे पाए जाते हैं कौन से, त्वचा है, मुंह है, और बात करें अपन तो इसके अंदर आहार नली है, और बात करें अपन तो रक्त वाहिनी है। रक्त वाहिनी मतलब जैसे धमनियां एवं शिराएं, नली का स्तर, रक्त वाहिनियों के स्तर हैं, फेफड़ों की कोशिकाएं हैं, फेफड़ों के अंदर क्या पाई जाती है, अपने अंदर कोशिकाएं पाई जाती है, जो गुब्बारे की तरह, जैसे अपन श्वास लेते हैं तो वो श्वास के अंदर अपन देखते हैं कि फेफड़े अपने अंदर फूलते हैं, फेफड़े वापस सिकुड़ते जाते हैं, फूलते हैं सिकुड़ते हैं, तो वो फेफड़ों के अंदर क्या पाई जाती है, कोशिकाएं पाई जाती है, लोवी, फेफड़ों की कोशिकाएं। तो वो कोशिकाएं हैं, वो उनका निर्माण भी किसके द्वारा होता है, आपके इन एपिथेलियमी उत्तक के द्वारा। इसके अलावा आपके जो वृक्क, किडनी की जो नलियां हैं, वृक्क नली आदि सभी किससे बने होते हैं, आदि सभी एपिथेलियमी उत्तक से बने होते हैं। तो ये बात हो गई अपने एपिथेलियमी उत्तक के अंदर क्या होती है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं उत्तक। त्वचा के अंदर, अपनी मुंह के अंदर जो अंदर की सतह है उनके अंदर कोशिकाएं जुड़कर आहार नली, जो अपने पाचन तंत्र के अंदर जो आहार नली होती है, ग्रसिका, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, इनकी नलियों के अंदर भी आपके निर्माण करने में एपिथेलियमी उत्तक आते हैं। रक्त वाहिनियों की नली का स्तर, रक्त वाहिनियाँ जैसे कौन सी होती है आपके, धमनी है, शिरा है, इनका जो नली का स्तर है, जैसे ये नली होती है ना, जैसे धमनी की सतह क्या होती है, मोटी होती है, तो इसकी सतह बनाने में, जैसे शिराओं की सतह क्या होती है, पतली होती है, तो उनकी सतह बनाने में किसका कार्य होता है, आपके एपिथेलियमी उत्तकों का कार्य होता है। और बात करें अपन तो फेफड़ों की कोशिकाएं, फेफड़े तो जैसे अपने ये श्वास नली, फेफड़े के दोनों तरफ पाए जाते हैं ना फेफड़े, तो इस फेफड़े के अंदर क्या होती है, छोटी छोटी ये जुड़ी रहती है, ये प्राथमिक श्वास नली, द्वितीयक श्वास नली, और उसके आगे यहाँ पर कोशिकाएं जुड़ी रहती है इससे, जो क्या होती है, जैसे सांस अंदर जाती है, अपन ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो वो क्या होती है, फूलती है, जिसके कारण अपन देखते हैं अपने फेफड़े ऊपर आते हैं हल्के से, फिर वापस नीचे आते हैं। इसके नीचे ये डायफ्राम होता है ना, और ये कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं की सतह निर्माण में भी कौन कार्य करता है, आपकी एपिथेलियमी उत्तक। वृक्क नली, वृक्क नली मतलब जो अपने अंदर किडनी पाई जाती है, कितनी होती है किडनी, अपने शरीर में किडनी की संख्या कितनी है, 2, 4, 5, 7, 10, कितनी, एक, कितनी होती है, 2 किडनी होती है अपने अंदर, जो क्या कार्य करती है अपने शरीर में, उत्सर्जी अंग है, प्रमुख उत्सर्जी अंग है। आई बात समझ में, उत्सर्जी अंग है, 2 किडनी होती है, उन किडनियों के से द्वारा जो जुड़ी रहती है अपवायी नलिका, अभिवाही नलियाँ, तो उन नलियों के निर्माण को भी की जो सतह होती है वो बनाने में कौन कार्य करता है, आपके एपिथेलियमी उत्तक, है ना। आई बात सबसे पहले इम्पोर्टेंट आपके त्वचा है, इन सभी को बनाने में कौन कार्य करेगा, आपके एपिथेलियमी उत्तक कार्य करता है। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि जो अपने एपिथेलियमी उत्तक कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। इसके अलावा एपिथेलियम की कोशिकाएं एक दूसरे से क्या होती है, जुड़ी रहती है, चिपकी हुई रहती है, और ये अनवरत परत का निर्माण करती है, जिसके द्वारा ये नलियाँ जुड़ी रहती है आपके ना, नलियों के अंदर पाई जाती है, एक परत के का रूप में जुड़ी रहती है। और परतों के बीच चिपकाने वाले पदार्थ कम होते हैं, क्योंकि वो कोशिकाएं सटी रहती है, और कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। जो कोशिकाएं होती है, जैसे ये कोशिकाएं हैं, इनके बीच में स्थान नहीं होता, और ये एक उत्तक का निर्माण करती है इस प्रकार से।
तो कोशिकाओं के बीच में स्थान बहुत कम होता है और शरीर में प्रवेश करता है, बाहर निकलता है। वह एपिथेलियम की किसी परत से होकर अवश्य गुजरता है। जो अपने अंदर पदार्थ होता है प्रवेश करता है तो उत्तक से होते हुए गुजरता रहता है। और एपिथेलियम की कोशिकाएं बार बार शरीर के वातावरण अंगों के बीच में क्या करते हैं, आदान प्रदान करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो बाहरी वातावरण है, त्वचा है, त्वचा से शरीर का जो तापमान है, अंदर का तापमान, अपने शरीर का आंतरिक तापमान कितना रहता है, फिक्स रहता है। लगभग कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस है अपने शरीर का तापमान। अंदर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे अपन देखते हैं सर्दी हो चाहे गर्मी हो, है ना, सर्दी गर्मी सभी के अंदर अपना टेम्परेचर, शरीर का तापमान क्या होता है, फिक्स रहता है। अगर ये टेम्परेचर ऊपर नीचे हो जाता है तो अपन बीमार रहते हैं। तब जैसे अपन को बुखार आ जाता है तब टेम्परेचर और बढ़ जाता है ना। इस प्रकार से ये क्या होता है, आपके बदलता रहता है। बाकी शरीर का टेम्परेचर क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन बाहरी वातावरण का तापमान तो क्या होता है आपके, जैसे ऋतु परिवर्तन होता है वातावरण का तापमान क्या होगा, बदलेगा। सर्दियों में टेम्परेचर क्या होता है, 10 डिग्री 5 डिग्री 15 डिग्री रहता है और गर्मियों में टेम्परेचर 40 डिग्री 45 डिग्री तक हो जाता है। तो अपने शरीर का टेम्परेचर तो 37 डिग्री। इसी कारण जैसे अपन देखते हैं, अनुभव किया होगा आपने, सर्दियों के अंदर अपन सुबह सुबह जैसे बहुत ज़्यादा जनवरी में, दिसंबर जनवरी में जब सर्दी पड़ती है तो अपन देखते हैं अपने मुंह में से जो भाप निकलती है अपन को दिखाई देती है ना। सर्दियों में देखते हैं सुबह सुबह उठते हैं तो एकदम भाप अपन को दिखाई देती है। वो इसी के कारण होता है क्योंकि अपने शरीर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और सर्दियों में टेम्परेचर, वातावरण का टेम्परेचर कम हो जाता है 5 डिग्री 7 डिग्री तक। इसके कारण जो बाहर आती है वो गैस, वो भाप, वो अपन को दिखाई देती है। तो ये अब एपिथेलियम में उत्तक क्या करते हैं, ये टेम्परेचर बनाने में कार्य तो करता है रक्त, और रक्त भी क्या है, उत्तक की तो है। तो ये उत्तक वातावरण के मध्य अपन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा ये रेशेदार आधार झिल्ली के नीचे उत्तकों से अलग करती है, नलिका के स्तर बनाने में, है ना। एपिथेलियम में उत्तक की कोशिकाओं का क्या होता है, विभिन्न प्रकार की नलिकाओं के स्तर बनाने में होता है। इसके अलावा एपिथेलियम के अंदर जो आपके हैं रक्त की नलिका का स्तर है, कोशिका का स्तर है, आदि पदार्थों का संवहन झिल्ली के द्वारा होता है। जो आपके चपटी उत्तक कोशिकाएं होती है, जिसे अपन सरल सेल की कहते हैं, उनके द्वारा ढका रहता है। और ये एपिथेलियमी उत्तक है, इनको भी अपन 2-3 प्रकार के एपिथेलियमी उत्तकों में बांट कर पढ़ सकते हैं। तो ये तो लिख लिया आपने। आगे देखो, एपिथेलियमी उत्तक के 2-3 भाग करके फिर उनको पढ़ते हैं, जिसके अंदर देखते हैं अपन। एपिथेलियमी उत्तक के अंदर अपन 2-3 भाग करते हैं इसके एपिथेलियम उत्तक के, जिसके अंदर एपिथेलियम उत्तक के 3 भाग करके देखते हैं। सबसे पहले तो एपिथेलियम के उत्तक है स्तरित सल की एपिथेलियम। नहीं बात समझ में, स्तरित सल की एपिथेलियम देखो, एक तो अपने सल की एपिथेलियम, एपिथेलियमी उत्तक, ठीक है, सल की एपिथेलियमी उत्तक। दूसरा अपन देख सकते हैं इसके अंदर जो आपके पक्षमाभी स्तंभाकार एपिथेलियम, क्या होते हैं, पक्षमाभी स्तंभाकार एपिथेलियमी उत्तक। और बात करें अपन तो इसके अलावा लास्ट पढ़ सकते हैं अपन ग्रंथिल एपिथेलियमी उत्तक। ग्रंथिल एपिथेलियमी उत्तक, ग्रंथिल एपिथेलियमी उत्तक। तो ये 3 प्रकार के उत्तक हैं। एपिथेलियमी उत्तक को अपन इनके भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। कौन कौन से, सल की एपिथेलियमी उत्तक, इसके अलावा आपके ग्रंथिल एपिथेलियमी उत्तक और पक्षमाभी स्तंभाकार एपिथेलियमी उत्तक। तो इस प्रकार से ये आपके 2-3 प्रकार के जो उत्तक हैं, 3 प्रकार के उत्तकों के अंदर अपन बांट कर देख सकते हैं इसको कि कौन कौन से। पहला तो गया एपिथेलियमी उत्तक के अंदर सल की एपिथेलियम, जो आपके सल के अंदर पाए जाते हैं। दूसरा है आपके पक्षमाभी स्तंभाकार एपिथेलियमी उत्तक, जिसके अंदर क्या होते हैं आपके पक्षमाभ
सीलिया पाए जाते हैं, इनके बारे में देख सकते हैं अपन। तीसरा ग्रंथिल, जो आपके ग्रंथि के अंदर पाया जाता है, ग्रंथि के अंदर पाया जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इन तीनों के बारे में अपन क्या करेंगे, अगली क्लास में चर्चा करेंगे। जो आपके सल्की हैं, इसके अलावा जो इस पक्षमा भी स्तंभाकार है और ग्रंथिल है, इन तीनों के बारे में अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे की बातें अपन अगली क्लास में करेंगे।